आ गए। तो ये ऐसे प्रोसेस हैं जो केमिकल चेंजेस होते हैं। तो आपको याद रखना है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन कौन सा चेंज है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके लोहे को जंग लग रही है, रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, तो वो कौन सा चेंज है? तो वो केमिकल चेंज है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। और इसमें क्या हो गया, एक न्यू ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो गया, जिसको बोलते हैं हम rust is formed, ठीक है। और ये केमिकल चेंज है बिकॉज इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस दैट वी कॉल्ड एज आयरन ऑक्साइड। और ये जो ब्लैक बन गया है, ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक जो ऊपर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो इससे नई चीज बन गई है, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ आयरन था, और अभी आयरन से क्या बन गया है? आयरन ऑक्साइड बन गया है। तो नई चीज बन गई है, तो क्या हो गया? ये केमिकल चेंज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करता है कंबशन की। कंबशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जलाना। अब देखो यहाँ पे देखो, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन आता है। अब इस मैग्नीशियम के रिबन को जब आप जलाओगे, ऐसे आपको एक रिबन सा मिलता है, जब आप इसको जलाते हो ना मैग्नीशियम रिबन को, आप देखोगे कि ये जो मैग्नीशियम रिबन है, मान लो आपने इसको एक बार जला दिया, ठीक है, तो क्या वापस से अभी जल गया, ये तो फिर जल के खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे तो सिर्फ व्हाइट व्हाइट पाउडर सा बचेगा, इसकी ऐश बचेगी, ठीक है। तो जब ये व्हाइट ऐश बचेगी, तो क्या वापस से उसको मैग्नीशियम का रिबन बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि देखो अब इसमें क्या हुआ, जो मैग्नीशियम रिबन है वो बर्न हो गया है, एंड जब वो बर्न हो गया है तो उससे नया सब्सटेंस बन गया है। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। अब याद रखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट थिंग, कि देखो जैसे हमने यहाँ पे आयरन को बर्न किया, ठीक है, सॉरी, आयरन को जब उसको रस्टिंग लगी, तो आयरन से क्या बन गया? आयरन ऑक्साइड बन गया, ठीक है। सेम अब जब यहाँ पे हमने मैग्नीशियम को बर्न किया, ठीक है, मैग्नीशियम को जब बर्न किया तो वो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो आप ये याद रखो कि जब नया सब्सटेंस बनेगा तो उसके ऑक्साइड्स बन रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम को जब एयर मिली, देखो कोई भी सब्सटेंस अगर जल रहा है तो उसको बर्न होने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन जरूरी है। और जैसे ही मैग्नीशियम रिबन कांटेक्ट में आएगा, किसके? हवा के, ऑक्सीजन के जब कांटेक्ट में आएगा, तो वो जल के क्या बन जाएगा? एक ऐसे व्हाइट सा पाउडर बन जाएगा, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। प्लस देखो हम इसमें क्या दिख रही है? लाइट दिख रही है, ये लाइट भी निकल रही है, प्लस इससे क्या हो रही है? हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि ये गर्म भी हो रहा है, क्योंकि देखो तभी इस पर्सन ने यहाँ से दूर से पकड़ा हुआ है। अगर इसमें गर्म ना होता, ये हीट ना होता, तो हाथ से पकड़ लेता, लेकिन वो जल रहा है तो वो गर्म हो गया है। प्लस गर्म हो गया है तो देखो हम इसमें लाइट भी दिख रही है। तो ठीक है, तो जब भी भाई ये कंप्लीटली चेंज हो गया है, ठीक है, उसमें देखो आपको हीट निकली है, लाइट निकली है, प्लस एक व्हाइट कलर का पाउडर बन गया है इस रिबन से, तो कितने सारे चेंजेस हो गए। तो ये कौन सा चेंज हो गया? हमारा केमिकल चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पे केमिकल चेंज तो ये हो गया है, लेकिन इसमें क्या हुआ है? हम बात कर रहे हैं कंबशन की। कंबशन का मतलब क्या होता है? कि जब कोई सब्सटेंस जलता है तो केमिकल रिएक्शन, ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसमें क्या हो रहा है आपके साथ? कि ये केमिकल रिएक्शन है इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट, लाइट, एंड इज कॉल्ड कंबशन। तो आपको ये डेफिनेशन याद करनी है कि कोई पूछे कि व्हाट इज कंबशन, तो कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट और लाइट। मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, और इस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आप देख रहे हो कि हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है, लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है, और जब ये दोनों चीजें प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? कंबशन रिएक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। याद रखना कि इट्स अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन। आप देखो किसी भी चीज को अगर आप जला रहे हो तो उसके लिए ऑक्सीजन का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन क्या है? हमारी गैस है, जो हम सांस लेते हैं। ये क्या है? हम क्या सांस लेते हैं? ऑक्सीजन नहीं लेते ना अंदर में। तो जब ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, ठीक है। तो हमारी कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, कौन सी? कंबशन रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। और जैसे ही वो हमारा सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगी? हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, और इसको हम बोलेंगे कंबशन रिएक्शन, ठीक है। अब कंबशन रिएक्शन हम किस किस में देखते हैं? आपने देखा होगा वुड, अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी में से क्या निकलती है? हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है, रोशनी भी होती है ना जब लकड़ी जलती है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारी? ये हमारे कंबशन होगी और
केमिकल चेंज हो गया। अगर हम पेपर को जलाते हैं तो भी उसमें से लाइट भी निकलेगी, गर्म होगा, हीट भी निकलेगी। कॉटन को जलाओ, आप केरोसिन को जलाओ, मिट्टी के तेल को जलाओ, तो इन सबसे क्या होगी, क्या होगा, इन सबसे हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। और जो ये सब्सटेंसेस इस रिएक्शन को कर सकते हैं इनको बोलते हैं हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। यानी ये सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनको जलाया जा सकता है। हम लकड़ी को जला सकते हैं, पेपर को जला सकते हैं, कॉटन को जला सकते हैं, केरोसिन को जला सकते हैं। अब मैं बोलूं कि मैं एयर को जला सकती हूँ, मैं पानी को जला सकती हूँ, तो पानी को क्या हम कंबस्टिबल सब्सटेंस मान सकते हैं? नहीं। तो कंबस्टिबल सब्सटेंसेस वही है जिनको हम जला सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेम 5 कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, तो क्या लिखोगे? वुड, पेपर, कॉटन, केरोसिन। तो ये आपके कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हैं। अब अगेन आपको ये एक्टिविटी दी हुई है। इस एक्टिविटी में ये बताया गया है कि कैसे, देखो आपको फर्स्ट में दिख रहा है कि ये कैंडल जल रही है, लेकिन जैसे ही आप इस कैंडल के ऊपर ऐसे ग्लास रख दिए तो ये कैंडल बुझ गई। तो ये बुझ क्यों गई? क्योंकि देखो अगर आपको कैंडल को जलते हुए रखना है, ठीक है, तो उसको क्या चाहिए? उस कैंडल को जलने के लिए क्या चाहिए? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर चाहिए। क्योंकि अगर वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, वैक्यूम मतलब बिल्कुल खाली, कोई हवा नहीं, तो वो नहीं जल सकती। तो याद रखो कि अगर आपको कैंडल को जलते हुए रखना है तो उसको कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? ऑक्सीजन की आपको उसको सप्लाई देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड अगर नहीं दोगे तो वो जल्दी क्या हो जाएगी? गेट एक्सटिंग्विश सून। मतलब वो अगर नहीं उसको सप्लाई मिलेगी एयर की, अंदर एयर कहाँ है? अब हमने तो उसको ढक दिया, उसको हवा नहीं मिल रही है, हवा नहीं मिलेगी तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो वो जल्दी से क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। क्योंकि हमने देखा है यहाँ पे कि, यहाँ पे देखो कहाँ लिखा था हमने, हाँ, कि एनी सब्सटेंस टू रिएक्ट वी रिक्वायर ऑक्सीजन। कि अगर किसी भी सब्सटेंस में हमें कोई भी रिएक्शन करवानी है, उसको बर्न कराना है, उसको कंबस्ट कराना है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? उसमें ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो ये सेम बता रहा है कि अगर आप उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं दोगे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, एयर क्या है? हमारी ऑक्सीजन ही, हमारा एयर जो हमारी हवा है उसमें ऑक्सीजन भी है। तो अगर आप उसको कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं दोगे, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर नहीं दोगे, तो जल्दी से बुझ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? तो कंपोनेंट ऑफ एयर दैट सपोर्ट कंबशन इज ऑक्सीजन। और हमारी हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन की वजह से क्या होती है? आग लगती है। अब सबसे पहले देखो कि अगर मान लो ऐसा हो कि इफ अ पर्सन कैचेस फायर, मान लो किसी पर्सन के कपड़े को आग पकड़ ली है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? उस आग को कैसे बुझाओगे? मान लो आपने देखा कि आपके किचन में मम्मी है, और मम्मी की कपड़े पे आपने देखा कि कहीं से उस पे फायर हो रही है, उस पे आंच लग गई है आपकी मम्मी के कपड़े पे, ठीक है, आपकी मम्मी के जो दुपट्टा है उस पे आंच लग गई है। तब आप उस आंच को कैसे बुझाओगे? क्या आप उस पे पानी डाल दोगे, या फिर आप उसको मतलब ऐसे ही खुला ही छोड़ दोगे कि नहीं वो अपने आप ही हवा में है, हवा लगेगी तो बुझ जाएगी? लेकिन आपने तो देखा कि अगर उसको हवा लगेगी, कंटिन्यू सप्लाई ऑफ एयर रहेगी, हवा अगर वहां पे रहेगी, तो उससे तो आग और बढ़ेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो हमने देखा था कि अगर उसको हवा मिलती रहेगी तो वो तो और बढ़ती जाएगी आग। लेकिन सबसे पहले तो हम उस हवा को रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो हवा को यहाँ पे हमने कैसे रोका? कि उस पे एक हमने ऐसे ग्लास रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमको मान लो मम्मी के जिस कपड़े में आग लगी है उसको रोकना है, तो क्या करेंगे? हम एक मोटी सी ब्लैंकेट लेंगे और अपनी मम्मी के उस जहां जिस कपड़े को आग लगी है, ठीक है, उस कपड़े पे डाल देंगे। जैसे हम ब्लैंकेट डालेंगे तो क्या होगी? अब उसको हवा नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी तो बुझ जाएगी, सिंपल। क्योंकि देखो हमें क्या रोकना है? हमें सप्लाई ऑफ एयर रोकनी है, हमें उस ऑक्सीजन को रोकना है। जैसे ही उस ऑक्सीजन को रोकेंगे वैसे ही जो फायर है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखो कि कभी भी बच्चों आपको सिंथेटिक के ब्लैंकेट और ऐसे क्लोथ नहीं यूज करनी है जो मेल्ट हो जाते हैं और स्टिक कर जाएंगे स्किन के साथ। देखा आपने आजकल, आप देखते होंगे कि बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि प्लास्टिक जैसे हैं। तो वो चीजें नहीं यूज करनी है, क्योंकि अगर मान लो आप वो आंच पे डाल दोगे वो प्लास्टिक जैसी चीज, वो सिंथेटिक का ब्लैंकेट, तो वो क्या होगा? वो मेल्ट हो जाएगा और वो स्किन पे लग जाएगा। तो ऐसा ब्लैंकेट नहीं यूज करना है, ठीक है। हमें एकदम जो हमारे कॉटन के ब्लैंकेट होते हैं, ठीक है, वो यूज करना है, कॉटन के कपड़े यूज करना है। उससे क्या होगा? जैसे ही आप एक कपड़े से, एक ब्लैंकेट से उसको कवर करोगे अपने मम्मी के दुपट्टे को, तो आंच बुझ जाएगी और वहीं पे जो फायर है वो बंद हो जाएगी, ठीक है।
तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है। अगेन एक बहुत ही फैंटास्टिक चीज आपने देखी होगी, आपने देखा होगा कि रात में आप देखते हो बहुत छोटे 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 जानवर, ऐसे कीड़े मकोड़े आपको दिखते होंगे ना, ऐसे छोटे छोटे, कि आप देखते हो मम्मी देखो आसमान में ये जानवर है, ये देखो ऐसे चमक रहा है। तो इससे क्या होता है, ये बहुत सारे इंसेक्ट होते हैं, ये क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं। लाइट इमिट करते हैं मतलब जब ये रात में चमकते हैं तो ऐसा लगता है इनमें से लाइट निकल रही है, ऐसे चमक रही है, ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं, फायर फ्लाइज बोलते हैं, क्योंकि इनमें थोड़ी सी चमक होती है। अब ये फायर फ्लाइज इज व्हाट, लाइक केमिकल चेंजेस। इसमें क्या हो रहा है कि आपके केमिकल चेंज हो रहा है, दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्ट। अब इसमें लाइट तो प्रोड्यूस हो रही है, बट इसमें कोई हीट नहीं है। देखो लाइट तो आपको दिखेगी, लेकिन अगर मान लो इसमें हीट भी होती है तो ये जल जाएंगे। तो इसमें मतलब क्या है कि आपको सिर्फ लाइट प्रोड्यूस हो रही है, हीट नहीं हो रही है। देखो उसमें था, दोनों हो सकते हैं, आपकी लाइट भी प्रोड्यूस हो सकती है प्लस उसमें हीट भी आ सकती है, ठीक है, यानी वो गर्म भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो फायर फ्लाइज होते हैं इनमें आपको क्या दिखेगा, सिर्फ कि इनमें सिर्फ आपको क्या दिख रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है। और ऐसे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिर्फ ये आपको ये लाइट दिखती है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स को इनको बोलते हैं हम बायोल्यूमिनेसेंस। वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे इंसेक्ट जिनसे क्या निकलती है, लाइट निकलती है, ये क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। और जब ये लाइट को एमिट करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, बायोल्यूमिनेसेंस। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारे इंसेक्ट लाइट एमिट करते हैं उनको बोलते हैं हम बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हमने देखा कि अगर मान लो ऑक्सीजन की सप्लाई होती रहेगी, जैसे यहाँ देखो, तो क्या वो कंबशन होती रहेगी, मतलब वो जो कैंडल हमारी वो चलती रहेगी। तो सवाल ये आता है कि ये बताओ कि इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इज इनफ फॉर कंबशन, कि क्या सिर्फ ऑक्सीजन के होने से, और क्या ऑक्सीजन नेसेसरी है उस कंबशन को। कभी हमने देखा कि हाँ भाई, ये तो हमने देखा है कि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी, अगर हम उसको बिल्कुल हवा नहीं होगी वहां पे, बिल्कुल वैक्यूम कर देंगे, खाली कर देंगे, ऑक्सीजन नहीं होगे, तो कंबशन तो नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि हाँ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर द कंबशन प्रोसेस। कंबशन मतलब उसको जलने के लिए, ठीक है। कंबशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज का जलना। तो जलने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन तो चाहिए। अभी देखो ये एक्टिविटी है कि आप पेपर लो एक, ये पेपर दिख रहा है आपको, ठीक है। अब एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। अब इस मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होगा, देखो अगर वैसे आप नॉर्मली पेपर को रखो तो हो सकता है पेपर को आंच ना लगे, क्योंकि वो पेपर है वो उसका जो मिनिमम टेम्परेचर होता है, देखो हर एक कोई भी सब्सटेंस को अगर आंच लगनी है या मान लो उसको बर्न होना है, तो एक मिनिमम टेम्परेचर होता है। मान लो अब देखो जैसे ये पेपर है, ठीक है। अब पेपर को जलने के लिए मान लो 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया कि पेपर को जलने के लिए 10 डिग्री हमारा सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। दूसरी तरफ मान लो हमारा एक कपड़ा है, दैट इज क्लॉथ, हमारा क्लॉथ है। अब इस क्लॉथ को जलने के लिए हो सकता है 50 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो अब फर्क है ना भाई, जो पेपर है वो जल्दी जलेगा क्योंकि उसको कितना चाहिए, उसको कम टेम्परेचर चाहिए, उसको सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं, देखो इस एक्टिविटी में हम देखेंगे कि मान लो एक आपके पास है पेपर, उसको मान लो सिर्फ 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए बर्न होने के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम मानते हैं एक क्लॉथ है, उसको बर्न होने के लिए 50 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। तो एक मिनिमम टेम्परेचर चाहिए, यानी जब तक मान लो आप इसको 5 डिग्री टेम्परेचर दोगे पेपर नहीं जलेगा, लेकिन जैसे आप उसको 10 डिग्री टेम्परेचर दोगे पेपर जल जाएगा, क्योंकि इसको जलने के लिए कितना चाहिए, 10 डिग्री चाहिए। 10 से ऊपर जैसे जाएगा तो जलना शुरू हो जाएगा। वैसे ही जो हमारा क्लॉथ है वो 10 डिग्री पर नहीं जलेगा, क्योंकि 10 पे वो नहीं जलेगा, क्योंकि उसको कितना चाहिए, मिनिमम 50 चाहिए। तो जैसे 50 से ऊपर टेम्परेचर जाएगा वो जलने लग जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा, देखो कि जैसे आप ये मैग्नीफाइंग ग्लास लोगे, इस मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होगा कि जो भी हमारी सनरेज है, ठीक है, वो एक जगह पे क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी। मतलब जैसे पहले क्या होगा कि देखो यहाँ 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 हर जगह पे सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, सारे पेपर पे। बट जैसे हम ये ग्लास यूज करेंगे मैग्नीफाइंग, तो इससे क्या होगा, जो हमारी सारी लाइट है वो एक जगह आ जाएगी। अब देखो पहले वो 10 डिग्री जो टेम्परेचर था वो सारे पेपर पे पड़ रहा था, लेकिन अब वो मान लो वो 10 डिग्री टेम्परेचर है, वो सिर्फ इतने से
इतने से पोर्शन पे पड़ रहा है, और जब इतने पोर्शन पे पड़ रहे हैं तो वो जल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो सन रेज हो जाती है वो फोकस हो जाती है सन रेज एंड मेक स्मॉलेस्ट एंड ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑन द पेपर, जो कि हमें लगता है कि वो पेपर जल रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा इस मैग्नीफाइंग ग्लास से कि वो हमारी जो सन रेज है वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, जब वो एक जगह पर क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी और फोकस हो जाएंगी, और हम बोलेंगे उसको कि वहां पे एक स्मॉल एरिया पे वो कन्वर्ज हो जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे कन्वर्ज होंगी, इससे क्या होगा टेम्परेचर ऑफ पेपर इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही पेपर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा इट स्टार्ट बर्निंग, और जैसे ही वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मान लो उसको 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए था, 10 से बढ़ के वो अगर मान लो 12 हो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्ट बर्निंग हो जाएगा। लेकिन अब आप नोटिस करोगे कि ऐसा तो नहीं है कि जैसे मान लो आपने यहाँ पे ग्लास रखा मैग्नीफाइंग और रखते ही वो जलना शुरू हो जाएगा, नहीं, आप उसको रखोगे कुछ देर बाद जलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर, कि भाई जैसे मान लो आपने इसको रखा तो सबसे पहले इसमें मान लो 2 डिग्री टेम्परेचर आया, फिर बढ़ के वो 3 हुआ टाइम, फिर जैसे आपने इसको रखे रखा फिर वो 5 डिग्री हो गया एंड वो फाइनली 10 डिग्री हो गया। तो जैसे ही वो 10 डिग्री पे आया तब जाके पेपर ने जलना शुरू किया, ऐसा नहीं है कि वो 2 डिग्री पे ही जल गया है वो या 3 डिग्री पे जल गया, नहीं जला ना। तो इसको क्या बोलते हैं, एक मिनिमम, मिनिमम का मतलब होता है कि कम से कम, कि एक मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस कैचेस फायर, इट्स कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। कि एक मिनिमम टेम्परेचर, अब जैसे पेपर का मिनिमम टेम्परेचर क्या था, 10 डिग्री था, तो इसको बोलते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है कि वो मिनिमम टेम्परेचर, यानी कम से कम वो टेम्परेचर जिस पर हमारा जो सब्सटेंस है वो क्या करेगा, कैच करेगा फायर को। तो मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने डेफिनेशंस कौन कौन सी देखी है वो याद रखना, फिजिकल चेंजेस की, केमिकल चेंजेस की, देन आपने देखी कंबशन की क्या डेफिनेशन है। देन अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इग्निशन टेम्परेचर किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। यानी वो कम से कम टेम्परेचर जिस पर जो हमारा सब्सटेंस है, सब्सटेंस यानी ये हमारा पेपर, पेपर सब्सटेंस है जो कि कैच कर लेगा फायर को, इट विल कैच फायर, इट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो इससे हम क्या पता चला कि सबसे पहले इस प्रोसेस में हमें क्या चाहिए, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस चाहिए। अब देखो कंबस्टिबल, अब ऐसा भी होना चाहिए ना कि अभी हमने देखा था कंबस्टिबल मतलब जो जल सकता है। अगर यहीं पे मान लो हम कोई ऐसी चीज ले ले जो जल ही नहीं सकती है, आप मान लो लोहा ले लो, लोहा आपको लगता है जलेगा, नहीं जलेगा। तो पहली बात तो हमें एक ऐसा सब्सटेंस लेना है जो कंबस्टिबल हो, कंबस्टिबल मतलब पेपर हो गया, वुड हो गया, कैरोसिन हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जब अगर ऑक्सीजन मिलेगा, हमने अभी देखा कि ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है किसी चीज को जलने के लिए। वही अगर मान लो देखो ये एक्टिविटी जब हम अगर मान लो धूप में कर रहे हैं तभी हो रही है, और यही अगर हम एकदम वैक्यूम बंद कमरे में करें जहां पे कोई सनलाइट ही नहीं है, कोई हवा ही नहीं है, कोई ऑक्सीजन ही नहीं है, तो नहीं जलेगा। सेकंड, अलाउ हीट द फ्यूल टू रीच द इग्निशन टेम्परेचर। अब ये देखो, अब ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने ये यहाँ पे लगाया ग्लास, तो ग्लास लगाते ही, ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि लगाते ही वो जलना शुरू हो गया, नहीं, उसको अलाउ करो टू रीच द इग्निशन टेम्परेचर, मतलब जो मिनिमम टेम्परेचर है वो उस पे आने दो। अगर उसको मान लो उस पेपर को जलने के लिए 10 डिग्री टेम्परेचर चाहिए तो 10 डिग्री टेम्परेचर आने दो। ऐसा नहीं है कि वो 2 डिग्री टेम्परेचर पे आए और आप बोलो कि नहीं ये तो नहीं जल रहा है, तो उसको वो टाइम दो कि वो अपने मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचे। ठीक है, अब देखो ये आपने ये सर्कल है, आप बड़े अच्छे से याद रख सकते हो कि पहले कोई चीज अगर मान लो ऑक्सीजन है, आपको ऑक्सीजन भी चाहिए, वो हीट होगा एंड देन आपको वो एज ए फ्यूल प्रोड्यूस होगा, मतलब वो आंच लगेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर इन द सेम प्रोसेस। अभी देखो ये जो भी हमने चीजें देखी है इन सब में क्या देखा कि एक ही चेंज हो रहा है। जैसे इसमें देखो ये केमिकल चेंज हो रहा है, स्टार्टिंग वाले जो भी हमने देखे ये केमिकल चेंज हो रहा है, बर्निंग ऑफ रिबन। ठीक है, वैसे सेम रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, जबकि वेरी स्टार्टिंग में जो भी हमने देखे, देखो ये वाले
हाँ, जिसमें देखो जहाँ पे सिर्फ पेपर फोल्ड हो रहा है या हमने जो बैलून फ्लाई, ये सारे कौन से फिजिकल चेंजेस है। बट आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा चेंज नहीं पढ़ा हमने अभी तक जो एक साथ हो रहा हो, मतलब जिसमें केमिकल चेंज भी हो रहा है और फिजिकल चेंज भी हो रहा है। तो अभी तो हमने देखा कि अलग अलग, कि अगर हो रहा है तो फिजिकल चेंज हो रहा है, अगर हो रहा है तो केमिकल चेंज हो रहा है। बट अभी हम देखेंगे कि जो चेंजेस हैं, क्या वो फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या एक साथ हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो अभी हम देखेंगे कि क्या फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आकर इन द सेम प्रोसेस, क्या एक साथ अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें क्या केमिकल और फिजिकल चेंज एक साथ हो सकते हैं। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एक आपको कैंडल दिख रही है। ठीक है। अब इस कैंडल में मेरे को ऑब्जर्व करके बताओ कि फिजिकल चेंज क्या होगा और केमिकल चेंज क्या होगा। ठीक है। अब देखो जैसे अगर मान लो ये कैंडल है, अब इस कैंडल का जो ये वैक्स है, आपको ये वैक्स दिख रहा है। लेट्स सपोज जैसे ये कैंडल मेल्ट होगी तो ये वैक्स मेल्ट हो जाएगा। ठीक है। और अगर इस वैक्स को, जो ये मेल्ट होगी ये वैक्स, अगर वापस से हम इस वैक्स से कैंडल बना सकते हैं। करेक्ट। क्योंकि अभी वो मेल्ट हो गई है और वापस से जब वो जम जाएगी तो वापस से उस पर कैंडल बना सकते हैं। ठीक है। तो ये तो कौन सा चेंज हो गया है। और वापस से अगर हम इस कैंडल को बर्न करेंगे तो ये वापस से वैक्स बना देगी और वो वैक्स क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी ना। तो ये हमारा कौन सा चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। ठीक है। और अगर वो मैं पूछूं कि ये जो आपको ऊपर दिख रही है, जो हमारे इसके अंदर जो विक होता है, यानी जो हमारा धागा होता है। ठीक है। जो धागा होता है, अगर आप मान लो जैसे जैसे मोमबत्ती जलेगी, आपकी कैंडल जलेगी, तो ये जो आपका कैंडल है, इसका ये जो है धागा है, तो ये भी जल जाएगा। तो ये मेरे को बताओ कि क्या ये धागा वापस से बनेगा। हम्म। नहीं बनेगा, क्योंकि ये तो जल जाएगा तो खत्म हो जाएगा। तो ये कौन सा चेंज हो गया, ये केमिकल चेंज भी हो गया। ठीक है भाई। दूसरी बात, इसमें देखो आपने देखा होगा कि इसमें लाइट प्रोड्यूस हो रही है, यानी कोई नई चीज बन रही है। नई चीज बन रही है तो कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो एक तरफ तो हमने देखा कि ये जो वैक्स मेल्ट हो गई है, इससे हम कैंडल बना सकते हैं वापस से, और इस कैंडल को वापस से जला के हम लोग फिर से इसका वैक्स बन जाएगा। तो एक तरीके से तो केमिकल चेंज भी हो रहा है और एट द सेम टाइम हमारा फिजिकल चेंज भी हो रहा है। फिजिकल चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि हम इस वैक्स से कैंडल बना सकते हैं वापस से, और कैंडल को वापस से जब मेल्ट करेंगे तो वापस से उसकी वैक्स बन जाएगी। सेम वैसे ही अगर हम देखें केमिकल चेंज कैसे हो रहा है, एक तो देखो इसमें लाइट प्रोड्यूस हो रही है, तो लाइट प्रोड्यूस हो रही है तो इससे क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो वो एक केमिकल चेंज है। सेकेंड थिंग, ये जो हमारे ऊपर धागा रहता है कैंडल के ऊपर, ठीक है, तो ये जो धागा है ये मेल्ट हो जाएगा और ये तो क्या होगा, ये तो बर्न हो जाएगा, ये तो वापस नहीं बनेगा। तो ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज हो गया। मतलब जो फिजिकल चेंज है वो टेम्परेरी है, इससे तो वापस बन जाएगा, देखो टेम्परेरी है तो, लेकिन ये तो परमानेंट हो गया। अभी वापस से थोड़ी ना हम जो धागा जल गया है उसको बना सकते, नहीं बनेगा। और ये जो लाइट एक बार यूज हो गई है, ये वापस खत्म हो जाएगी, लाइट दोबारा थोड़ी ना लाइट आएगी वहां से, फिर तो हमें दूसरी नई कैंडल लेनी पड़ेगी। तो ये प्रोसेस कैसा है, जिसमें हमारा कौन से फिजिकल प्लस केमिकल दोनों चेंजेस एक साथ हो रहे हैं। ठीक है। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो हमारी वैक्स है वो क्या हो रही है, सॉलिडिफाइड हो रही है। एंड द इवेपोरेशन आर फिजिकल चेंजेस, जैसे हमारी लाइट हो रही है, जो इमिट हो रही है, ये सारे क्या है, फिजिकल चेंजेस है। और द बर्निंग ऑफ वेपर ऑन द अदर हैंड इज ए केमिकल चेंज। और जैसे हमारी जो लाइट दिख रही है हमें, वो क्या है हमारी, देखो जो वैक्स मेल्ट हो रही है वो तो फिजिकल चेंज है, पर दूसरी तरफ जो हमें लाइट दिख रही है, जो बर्निंग ऑफ वेपर्स हो रही है, वहां पे जो लाइट दिख रही है वो हमारी क्या है, केमिकल चेंजेस है। ठीक है। ओके। और इनके बारे में याद रखो, ये जो साइंटिस्ट हैं दैट इज माइकल फेराडे। ठीक है। माइकल फेराडे, इन्होंने वही बताया था कि कैसे इतना इंटरेस्टिंग हो सकता है कि जब आप एक कैंडल को बर्न करोगे तो आप उसमें देखोगे कि आपको केमिकल और फिजिकल दोनों चेंजेस दिखेंगे। तो इसी पे उन्होंने क्या लिखा, केमिकल हिस्ट्री ऑफ ए कैंडल। अब इसमें देखो आपने क्या क्या देखा, एक तो आपने देखा मेल्टिंग। मेल्टिंग कैसे हुआ, क्योंकि जो आपकी ये कैंडल है, जैसे जैसे कैंडल बर्न होगी तो ये जो इसकी वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, आपने मेल्टिंग देखा। ठीक है, वेरी गुड। अगेन आपने वेपोराइजेशन देखा। वेपोराइजेशन मतलब देखो, अब यहाँ पे आपकी जो कैंडल बर्न होगी तो इसके वेपर्स बनेंगे, जो भी आसपास पानी होगा, क्योंकि मॉइस्चर तो रहता है, तो उसके क्या बनेंगे, वेपर्स होंगे। वो वेपर्स जब गर्म होंगे तो उनके क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। प्लस कंबशन। कंबशन क्या होता है, किसी चीज का जलना। तो हमें ये लाइट दिख रही है, तो ये आपने क्या क्या देखा इस कैंडल में, हमने देखा कि मेल्टिंग का प्रोसेस क्या है, प्लस हमने देखा कि वेपराइजेशन कैसे हो रहा है, प्लस कंबशन कैसे हो रहा है। ठीक है। अब
वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या ये जो चेंजेस होते हैं कोई भी जो हमने देखे अभी तक, चाहे हम पेपर से कोई हमारे बर्ड बना रहे हैं, या फिर हमारा जो कोई फ्रूट है वो राइप हो रहा है, मतलब वो पक रहा है, फ्रूट पक रहा है, या फ्रूट खराब हो रहा है, तो क्या ये परमानेंट चेंजेस होते हैं या फिर इनको वापस से हम लोग मतलब उनको वापस रिवर्ट कर सकते हैं, तो ये देखना है, ठीक है। मैं सबसे पहले देखो टेबल दिया हुआ है, क्या मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब परमानेंट है? क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एक बार आइस क्यूब बन गया, अगर एक बार बर्फ बन गई, तो वो वापस पानी नहीं बन सकता? तो क्या ये परमानेंट चेंज है? नहीं, ये परमानेंट चेंज नहीं है। तो मतलब द ओरिजिनल स्टेट कैन बी ब्रॉट बैक, क्या हम लोग वापस से जो आइस है उसको वाटर बना सकते हैं, या फिर वाटर को वापस से आइस बना सकते हैं, जो भी उसकी स्टेट हो? हाँ, हम उसको बना सकते हैं, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। तो यस, वी कैन बैक ब्रॉट बैक इनटू द ओरिजिनल स्टेट, यानी वो ओरिजिनल स्टेट में वापस आ सकता है, ठीक है। चॉपिंग वेजिटेबल्स, अगर मान लो, अब इसमें देखो ये नहीं पूछ रहे कि केमिकल चेंज हो गया, फिजिकल चेंज हो गया, क्योंकि ऊपर में तो हमने देखा था कि जो वेजिटेबल्स को चॉप कर रहे हैं वो फिजिकल चेंज हो रहा है, क्योंकि उसके सिर्फ साइज चेंज हो रहा है। अगर मान लो हमारा आलू इतना बड़ा है, उसको काट दिया, वो छोटा हो गया है, ठीक है। तो बट ऐसा थोड़ी ना कि जो हमने जो जो पोटैटो काटा है उससे कोई नई चीज थोड़ी बन गई, नहीं, उसका साइज चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर हम केमिकल या फिजिकल चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि जिस जिस पोटैटो को हमने काटा है, क्या उस पोटैटो को या उस टमाटो को हम वापस से वैसे ही कर सकते जैसे वो पहले था? नहीं, तो हम उसको उसकी वापस फिजिकल स्टेट में नहीं ला सकते, तो नहीं ला सकते वापस। पानी गर्म हो गया, तो क्या उसको वापस से ठंडा किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। बॉइलिंग वाटर को वापस से हम ठंडा कर सकते हैं और ठंडे को वापस से गर्म कर सकते हैं, तो उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकते हैं। पॉपकॉर्न बना लिए कॉर्न से, तो क्या वापस से हम कॉर्न से पॉपकॉर्न बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक बार बन चुके हैं, वो वापस नहीं बनेगी, ठीक है। अब देखो, अब हमें डेफिनेशन याद करनी है रिवर्स्ड, कि अब वो सब्सटेंसेस कौन से होते हैं that return to the original object or a substance with which we can start show that changes are brought can be reversed। देखो, अगर किसी चीज को हम वापस से वैसा ही बना सकते हैं, तो उन चेंजेस को क्या बोलते हैं हम? रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, द रिटर्निंग ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, की मान लो ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है और इसको हम वापस से वैसा ही बना सकते हैं, which we have started shown that changes can brought back can be reversed, और वो चेंजेस को हम वापस रिवर्स कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। और सिमिलरली when the water evaporates it can be condensed back into the liquid form। हाँ, कि अगर पानी है, पानी को गर्म किया तो उसकी भाप बन गई। अब मान लो उस भाप को हमने यहाँ पे उसको पानी को हमने ऐसे एक उससे ढक रखा ऊपर में, ठीक है, एक वो लगा रखा, लिड लगा रखा है। तो जैसे ही मान लो पानी को गर्म किया तो उसके भाप बन के यहाँ पे ऊपर में इस पर जो हमारी प्लेट होती है, ठीक है, जो भी हमने लिड लगा रखी है, प्लेट लगा रखी है ऊपर में, उस पर स्टिक हो जाएंगे। और जैसे ही वो ठंडा होगा फिर वो वापस से वो वेपर्स क्या बन के आ जाएंगे, नीचे पानी बन जाएंगे। तो ये अगेन हमारा कौन सा है? रिवर्सिबल है। दूसरी तरफ अगर देखो, आपने अगर वेजिटेबल्स को चॉप कर दिया, ठीक है, मान लो आपने फ्रूट्स काटे, आपने वेजिटेबल्स काटे, तो क्या आप उनको वापस से ओरिजिनल वैसे ही बना सकते हो? अगर मान लो आपने एप्पल काट लिया, तो वापस से थोड़ी ना आप उसको एप्पल बना सकते हो, वो एप्पल का पीस रहेगा, बट वो प्रॉपर पहले जैसा एप्पल तो नहीं बनेगा। तो क्या आप उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट में वापस ला सकते हो? क्या वो रिवर्सिबल प्रोसेस है? नहीं। सेम, अगर आप जो हमारे पॉपकॉर्न है उनको वापस नहीं ला सकते, एक बार वो पॉपकॉर्न बन गए तो बन गए। तो ये कौन से चेंजेस है हमारे? ये इरिवर्सिबल चेंजेस है, ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, और ये इरिवर्सिबल चेंजेस है। अब देखो, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, क्या ऑल द चेंजेस आर डिजायरेबल होते हैं? कि मतलब जो भी ये चेंजेस हो रहे हैं, क्या इन सब हम चाहते हैं कि ये चेंजेस हो, या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो हम नहीं चाहते पर फिर भी होते हैं? देखो, हमारी जो डेली लाइफ में हमें चेंजेस हेल्प करते हैं, जैसे देखो हमारा मिल्क है, वो क्या बन जाता है? कर्ड बन जाता है, मतलब हमारा जो दूध है वो दही बन जाता है। तो ये भी तो एक चेंज ही हो गया ना, कि मिल्क से क्या बन गया? आपका कर्ड बन गया, ठीक है। बट ये तो अच्छा चेंज है, हमें चाहिए, क्योंकि भाई हम मिल्क पीते हैं, हम कर्ड भी खाते हैं, तो अच्छा है। बाकी देखो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कि अगर मान लो आपका कोई फ्रूट अभी कच्चा है, वो जब 2 दिन बाद खाओगे तो वो पक जाएगा, तो ये भी अच्छा है, ठीक है भाई। कटिंग ऑफ फ्रूट्स, आप फ्रूट्स को काट रहे हो, वो भी हमें चाहिए।
तो ये सारी कौन सी चेंजेस है? डिजायरेबल चेंजेस है। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है कि हाँ ये चेंजेस हमें चाहिए होते हैं, यहाँ ये चेंजेस अच्छे हैं, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं हम? डिजायरेबल चेंजेस बोलते हैं, बिकॉज ये अच्छे होते हैं, हमें चाहिए ये चेंजेस, और इनको क्या बोलते हैं? डिजायरेबल चेंजेस। अब देखो कुछ ऐसे भी चेंजेस होते हैं जो अनडिजायरेबल है, हम नहीं चाहते कि वो हो, बट वो फिर भी होते हैं। सबसे पहले देखो रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या हम चाहते हैं कि हमारा लोहा खराब हो जाए? जो हमारे लोहे की रॉड होती हैं, जो आयरन नेल्स होती है, नहीं हम नहीं चाहते हैं कि जो हमारे जो गेट बने हुए हैं या जो हमारे पार्क में हमारे चेयर्स होते हैं या जहां पर हमारी खेलने की चीजें होती हैं, अगर वो लोहे की बनी हुई है तो वो खराब हो जाती है, तो हम नहीं चाहते हैं कि उन पे रस्टिंग ऑफ आयरन हो, बट वो होती है, ठीक है। और जैसे हमारा खाना है, खाना अगर मान लो आज बना है तो ठीक है, अब वही खाना कल तक क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो क्या हम चाहते हैं हमारा खाना खराब हो? नहीं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना खाना खराब, तो उसको क्या बोलते हैं? अनडिजायरेबल। तो देखो डिजायरेबल तो बहुत चेंजेस होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं, जैसे मिल्क से कर्ड बन गया, फ्रूट की राइपनिंग होगी, मतलब फ्रूट पक गया है या मिल्क से कर्ड बन गया है, तो ये तो हमें चाहिए होते हैं क्योंकि ये हमें अच्छे हैं भाई, ये तो हमें हेल्प करते हैं डेली लाइफ में। बट ठीक है, हम नहीं चाहते हमारा खाना खराब हो, हम नहीं चाहते कि आयरन की रस्टिंग हो, तो इन सबको क्या बोलते हैं? अनडिजायरेबल बोलते हैं, ठीक है। सम चेंजेस मे बी अनडिजायरेबल सच एज रस्टिंग ऑफ आयरन और डिके ऑफ फ्रूट्स ड्यूरिंग इट्स स्टोरेज, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग? अनडिजायरेबल बोलते हैं। बट देखो ये अनडिजायरेबल हो सकते हैं एक सिचुएशन में, बट अदर सिचुएशन में हो सकता है कि उनका डिके करना डिजायरेबल हो। जैसे मान लो अगर आपका फूड है वो डिकम्पोज होता है, तो वो क्या होता है? जो फूड वेस्ट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? कंपोस्ट में। कि जैसे मान लो आपके फ्रूट के छिलके हैं, ठीक है, आप उसको अगर मिट्टी में दबा दो फ्रूट के छिलकों को, तो आप देखोगे कि 2 दिन बाद वो डिकम्पोज हो जाएंगे, और वो डिकम्पोज हो जाएंगे तो आपकी सॉइल के लिए अच्छे रहेंगे, क्योंकि वो सॉइल को आपको क्या क्या प्रोड्यूस करेंगे? आपके सॉइल में वो ह्यूमस देंगे, ह्यूमस का कंटेंट देंगे, और आपकी जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कुछ चेंजेस हम चाहते हैं, जैसे ड्राइंग ऑफ पेंट ऑन वॉल। अब अगर मान लो हमने दीवार पे पेंट किया है तो वो सूखना चाहिए, हम चाहते हैं कि वो चेंज हो, कि वो गीले से सूख जाए पेंट, तो ये हम चाहते हैं। जो हमारे डोर्स हैं, फर्नीचर है, उनपे पेंट किया वो सूख जाए। एंड अब उसमें क्या होता है? आपका इवेपोरेशन होता है एंड कॉजिंग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन होता है। इस सब में क्या होता है कि जैसे ही ये पेंट सूखेगा या जो हमारा, इन सब से क्या होगा? बहुत सारा इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन होता है क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ जाएंगे? हवा में जाएंगे, और इससे क्या होगा? एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब देखो ये तो देखा जो बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, हम देखते हैं अगर किसी चीज को काट रहे हैं तो जल्दी कट गई, किसी चीज को अगर देख रहे हैं वो जल रही है तो वो जल्दी जल गई है, तो ये हम देखते हैं, ठीक है। बट ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। बट कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो स्लो नेचुरल चेंजेस हैं, मतलब वो होते तो हैं चेंजेस, बट हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो इतने स्लो होते हैं कि अब जैसे मान लो अपने कैंडल को जलाया, तो कैंडल तो हो सकता है अगले आधे घंटे में जल के खत्म होगी, तो हमें पता चल गया कि हाँ भाई चेंज हुआ है। वो कौन से चेंजेस है? वो फास्ट चेंजेस हैं। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो स्लो हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो आधे घंटे में खत्म हो गए, 1 घंटे में खत्म हो गए। हो सकता है उन चेंजेस को होने में कई साल लग जाए, ठीक है, हजारों साल लग जाते हैं उन चेंजेस को होने में। जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक। वेदरिंग ऑफ रॉक का मतलब वो क्या होता है कि चट्टान का टूटना। अब जैसे यहाँ देखो, मान लो ये पहाड़ है आज, ठीक है, आज ये पहाड़ ऐसा है। अब ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक ही दिन में ये पूरा पहाड़ अपने आप टूट जाए, नहीं टूटेगा ना। हाँ, पर ये हो सकता है कि बहुत समय के बाद, मान लो 10 साल, 20 साल, 50 साल बाद, धीरे धीरे ये पहाड़ ऐसे थोड़ा 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 करके टूटना शुरू हो जाए। और हो सकता है अगले 20 साल, 30 साल, 50 साल में ये थोड़ा 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 टूट के ऐसे यहाँ से खत्म हो जाए। तो ये भी तो चेंज हुआ ही है ना, ठीक है। ये कौन सा चेंज हुआ है? ये फिजिकल चेंज हुआ है कि ये पहले बहुत बड़ा पर्वत था, बहुत बड़ा हमारा एक रॉक थी, बट ये टूट के छोटा 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 टूट के यहाँ से थोड़ा सा खत्म हो गया है। तो ये भी कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज है। बट ये कौन सा चेंज है? ये स्लो नेचुरल है, मतलब ये धीरे हो रहा है, इसलिए हम इसका पता नहीं चलता। अब इसमें देखो क्या है, ब्रेकअप ऑफ लार्ज रॉक इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। अभी छोटी छोटी में टूट जाएगा। अभी टूटेगा क्यों? क्योंकि देखो बाहर टेम्परेचर है, टेम्परेचर में चेंज होता है, कभी ठंडी कभी गर्मी, तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें जो देख तो छोटे 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 ऐसे ऐसे पेड़ निकल आते हैं पहाड़ों में, ठीक है, तो उससे भी क्या हो रहा है कि वो
जब उनमें मान लो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, उनकी रूट्स निकल रही हैं, तो वो भाई उनको जगह चाहिए उन रूट्स को निकलने के लिए, तो उसकी वजह से भी उनको तोड़ते हैं। इवन फ्रीजिंग ऑफ वाटर विद इन द रॉक्स कॉज देम टू ब्रेक। अब अगर मान लो इसके अंदर, मान लो यहाँ पे छोटा सा होल है आपकी, ठीक है, छोटा सा होल में अगर मान लो थोड़ा सा पानी चला गया है, तो वो पानी अब जब तक मान लो गर्म होगा, ठीक है, और सर्दी आएंगी तो वो पानी ठंडा भी होगा, तो मान लो वो ठंडा गर्म होगा, तो जैसे फ्रीज होगा तो वो सिकुड़ने लगेगा, लेकिन जैसे वो गर्म होगा तो वो ऐसे फटने को रहेगा, तो उससे भी क्या होगा, धीरे धीरे ये टूटना शुरू हो जाएगा। और दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक आर कलेक्टिवली नोन एज वेदरिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अब देखो इसमें फिजिकल चेंज क्या हुआ कि ये धीरे 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 टूटा, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज क्या हुआ कि हो सकता है कि इसमें जो वाटर था, या इसमें जो क्योंकि देखो अब ऐसा तो नहीं है कि इस, ये जो रॉक है, ये जो आप देख रहे हो चट्टान, इसमें और कुछ नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है बहुत सारे मिनरल्स हो, बहुत सारे इसमें आप देखोगे कि और भी बहुत सारे सब्सटेंसेस हो सकते हैं ना, मिनरल हो सकता है आपके, जो डेड और डिके मेटल्स होते हैं वो हो सकता है कोई जानवर मरा हो, कभी कुछ उसमें फॉसिल्स रहे हो उसके, तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो इनमें जब वाटर रिएक्ट करेगा, इनमें जब टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इसमें फिजिकल चेंज भी होगा। और जब ये बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं किसमें, रॉक में, तो ऐसे याद रखो, वेदरिंग कब बोलते हैं, जब बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आकर इन अ रॉक कलेक्टिवली इज कॉल्ड वेदरिंग। तो आपको अगेन ये भी याद रखना है कि व्हेन बोथ केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस इन ए रॉक टेक प्लेस इट्स कॉल्ड वेदरिंग। कि जब एक साथ आपकी रॉक में बहुत केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस होते हैं, किसमें, रॉक में होते हैं, याद रखो कि वैसे तो सिंपली भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि फिजिकल और केमिकल चेंज किसमें होते हैं, जो हमारी कैंडल थी उसमें भी दोनों में हुए थे फिजिकल और केमिकल चेंजेस, बट उसको तो हमने वेदरिंग नहीं बोला। वेदरिंग क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज जो फिजिकल और केमिकल चेंज हुआ है वो रॉक में हुआ है, और उसको कलेक्टिवली बोल रहे हैं वेदरिंग, ठीक है। और जब ये वेदरिंग होती है, धीरे 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 ये टूटते हैं, तो इससे क्या बनती है, हमारी सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम देखते हैं इरोजन। इरोजन में क्या होता है कि जो हमारी सैंड होती है, ठीक है, अब वो कैसे बनती है, अब ऐसा तो है नहीं कि मिट्टी जो यहाँ पे है, मान लो मिट्टी आपका ये एरिया है, ठीक है, अब यहाँ पे जो मिट्टी है, ये एरिया है और यहाँ पे मिट्टी है, अब ऐसा हो सकता है कि ये मिट्टी यहीं रहे, नहीं, अब ये मिट्टी जैसी बाई पानी आएगा, हवा आएगी, तो ये मिट्टी यहाँ से बह के यहाँ भी आ सकती है, ठीक है। अब इस मिट्टी में होते क्या क्या है, देखो उसमें रॉक पेबल्स यानी छोटे छोटे कंकर पत्थर और सेडिमेंट्स होते हैं, ब्रोक डाउन एंड मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड फ्लोइंग वाटर। यानी यहाँ पे जो मिट्टी है आपकी, ठीक है, सॉइल है, अब वो सॉइल आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई उसको उठा के डाल रहा है, ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ खेल रहे थे, आपने यहाँ की मिट्टी यहाँ उठा के डाल दी, नहीं, वो अपने आप नेचुरली फोर्सेस जो हमारी, या तो उसको विंड लेके जा रही है, हवा चल रही है, उसकी वजह से मिट्टी उड़ रही है, या फिर पानी वहां पे फ्लो किया, बहुत सारा पानी आ गया, पानी की वजह से वो मिट्टी वहां से आगे शिफ्ट हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं, इरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, the soil is formed when rock, pebbles, soil and sediments are broken down and move from one place to another place in a natural way और थ्रू नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड एंड फ्लोइंग वाटर इज कॉल्ड इरोजन। कि जब हमारी मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह पे नेचुरली तरीके से, हम उसको भेज नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई उसको वहां पे भेज रहा है, नहीं, वो नेचुरली तरीके से एक जगह से, देखो, तो यहाँ की मिट्टी वापस से देखो, यहाँ की मिट्टी उठ के अगर यहाँ आ रही है और वो नेचुरली हो रही है, मतलब उसको या तो भाई बहुत तेज हवा चल रही है उसकी वजह से वो मिट्टी यहाँ से यहाँ आ गई है, या फिर पानी की वजह से हो गई है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, मिट्टी में आपको ऑब्वियसली बहुत सारी रॉक मिलेंगी, छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, सॉइल सेडिमेंट्स, और बहुत छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे जो टूट गए हैं और अब मिट्टी बन गए हैं, और वो अपने आप नेचुरली तरीके से, या तो उनको विंड लेके आ रही है या वाटर के फ्लो की वजह से वो आ गए, उनको बोलते हैं इरोजन, ठीक है। और इरोजन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज है, बिकॉज देखो इसमें क्या है, आपका जो पत्थर है वो एक जगह से दूसरी जगह उठ के आ गया है, लेकिन उसमें ऐसा तो नहीं कि कुछ नया बन गया है, वो जो पेबल्स हैं, जो आपके पत्थर हैं, वो थोड़े स्मूथ हो गए हैं ड्यू टू कंसिस्टेंट
जो कांस्टेंट उस पे इरोजन हो रहा है कॉज्ड बाय फ्लोइंग वाटर। पहले हो सकता है वो थोड़े बड़े पत्थरों, बट जैसे जैसे मान लो यहाँ आए, फिर यहाँ से वो दूसरी जगह पे गई, वो ठीक है दूसरी जगह इरोजन हुआ तो वहां पे और छोटे हो गए, बट इससे कुछ नया तो नहीं फॉर्म हुआ, ये सेम वही, पहले वो बड़े थोड़े बड़े थे अब थोड़े छोटे हो गए, फिर अभी तीसरी जगह जाएंगे तो और छोटे हो जाएंगे। तो ये हमारा इरोजन क्या है, हमारा एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा होल चैप्टर। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई कंसर्न है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो के एक पार्ट और चाहिए जिसमें हम लोग करेंगे कि ये जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आप मेरे को बताना, मैं वो भी आपको करके दूंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन।